अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इश्क की तलब बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। सुबह के 6 बजे के करीब नर्म एहसास से आंखें खुली थी। वो नींद से बेतरतीब सी उस पर बिखरी सी सोई थी। मेरी जान की सारी मासूम हिफाजत बंदियां नींद में गायब थीं। उसको बेड पर सही से लिटाया था और अपनी शर्ट पर खिंचाव महसूस हुआ। वो उसकी टी शर्ट जकड़े थी। नींद में भी उसके दूर जाने का शायद खौफ था और उसका हाथ उठाते चूमा वो हल्का सा हिली थी। फिर उसकी तरफ करवट लेती उसके सीने में चुप सी गई थी। वजदान ने उसे सीधा किया। नजरें उस पर उसकी बंद आंखों पर थी। वो नरमी से झुका था। नींद में उस हल्का सा मुस्कुराई थी। अब जबकि वजदान उसके गाल के छुपे गड़ों पर झुका था। अब जज्बात का समंदर मजीद सर उभार रहा था। वो नींद में बेखबर सी थी। उसके गुलाबी होंठ अंगूठे से मसले थे। जब उसके गले में मौजूद अपना पहनाया पेंडेंट नजर आया, झुकते ही अपने होंठों से उसकी गर्दन को महसूस कर रहा था। जाने कितने ही लम्हे वो खुद को सैराब करता रहा। नींद में उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। इससे पहले कि वो जागती उससे परे हटते उठ चुका था। कपड़े लेकर वो फ्रेश होने के लिए चला गया और वो शावर लेकर आई तो होंठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। शीशे में खुद को देखा था और पर्पल लॉन्ग फ्रॉक में वो निखरी सी थी और हल्का सा मेकअप अप करते हुए हल्की सी ज्वेलरी पहनते वो तैयार थी। गीलो बालों समेत वो घुटनों के बल बेड पर झुकी थी। वो नींद में था। ताहा उठना नहीं आपने यार, वो उसके करीब झुकते बोल रही थी, पर टस से मस नहीं हुआ। उठ जाए यार, उसे उलझन हो रही थी। अभी यहाँ किसी को नहीं जानती थी। वो अकेले बाहर नहीं जाना चाहती थी। आप इतनी जल्दी उठ गई? उसने फ्रेश होते देखकर हैरान था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप भी सोए थे। किसी की तो कंपनी चाहिए थी ना। अपने ते वो उसे अपने मसला बता रही थी, जिसकी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। उसकी नजरों की तलब देखे बगैर वो बोल रही थी, चलें आप, फिर आपको कंपनी देता हूँ। उसे बिस्तर पर अपने बराबर खींचा था और उसके नम खुले बालों में अपना चेहरा छुपाया। नो तहा, उसकी गिरफ्त में मछली। उसका रात का मूड वापस ऑन हो रहा था। वानिया कड़ी जो उसकी से कंपनी लेने के लिए उसे उठाने की संगीन गलती कर चुकी थी। ताहा, आप खानदानी बेशरम हैं या निकाह के बाद कोई स्पेशल डिग्री की थी? दांत पीसते उसके शर्ट लेस कंधों से पर जोर दिया। कल से अब तक उसकी बेशर्मी के सारे मुजाहरे वो अच्छे से देख चुकी थी। अपना चेहरा अपने बालों में हटाते हैरानगी से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते बोला, ताहा की जान, बीवी को कंपनी देने के लिए किसी बेशर्मी की जरूरत नहीं होती। ये तो प्यार होता है जो बीवी को देखते ही खुद ब खुद उमड़ उमड़ कर बाहर निकलता है, और आप इसको बेशर्मी का नाम दे रही हैं। हद होती है। उसने उसे बताते उसकी नम गर्दन पर अपने लब रखे थे। जी नजर आ रहा है मुझे। अच्छी बात है, अभी और दिखाता हूँ। ताहा बाहर वेट कर रहे होंगे। छोड़े मुझे, वो बेबस हुई थी। कोई नहीं करता, उनको पता है न्यूली वेड कपल है। थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अभी वो उस पर झुकता के दरवाजे की नोक हुआ था। हटे, वो दरवाजा खोले। नहीं, चले जाएंगे वो लोग। वो ढीठपन का मुजाहरा करते झुकी अपनी मनमानियां करता रहा। ताहा प्लीज, कितना ऑकवर्ड लगता है। पीछे हूँ, पहले ही मुझे समझ नहीं आ रही ये बेशरम कजनों का सामना कैसे करूंगी। उसे यही फिक्र खाए जा रही थी। इसे परत खेलते अपना हुलिया दुरुस्त करते दुपट्टा ओढ़ते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, जबकि वो उस खलल पर हासा बदमजा हुआ था। खिसमसाते आंखें खोली थी। रूम में बस लैंप की रोशनी थी। दबीज पर्दे अभी भी खिड़कियों के आगे थे। वो समझ नहीं पाई थी दिन है या अभी भी रात की स्याही है। अपना बेतरतीब सा हुलिया देखकर उसे वो कुछ अजीब सा लगा था। क्या नींद में इतनी बेखबर थी? जायजा लेते उसे याद आया कि वो तो उसके रूम में आ चुकी है। मजीद शर्मिंदगी हुई और वो अपना हुलिया दुरुस्त किया। चंद लम्हों के बाद एकदम करवट के बल हुई और अपने साथ वाली सलवट ज्यादा जगह हाली पाई थी। इतनी सुबह वो कहाँ गया था? अपनी नींद की बेखबरी में उसे नहीं पता चला। आंखें सिकेट कर वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो 8 बजने वाले थे। उल्टे सीधे बाल बांधे वो उठी। लाइट ऑन की। हैरत का झटका लगा। पूरा रात मैं इसका बिखरा गया कमरा बिल्कुल सही हालत में था और जिस तरह उसने बिगाड़ के रखा था उसका एक भी जरा बराबर भी नहीं था। वो बेड पर शीट के बगैर ही सोए थे। वार्डरूम में तुम्हारे सारे ड्रेस हैंग हैं, फ्रेश हो जाओ जल्दी से, फिर नीचे चलें। सराज से वो पलटी थी, मोबाइल ड्रेसर पर रखते हुए वो उसे आगाह कर रहा था। फ्रेश सा अभी शायद रूम से आया था।
वार्डरोब खोली थी, ये सारे हैवी हैं। रोहान से होते हुए पहला जुमला अदा किया, आर्डर डालो। आप मैरिड लड़कियों वाली ड्रेसिंग की। उसके बाद दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी और उसके करीब आया। नींद के खुमार और रोने से सूजी हुई आंखें वो हर हाल में उसके लिए सरापा इम्तिहान बनती थी, और वो किसी हाल में भी। वो दुपट्टे के बगैर खड़ी थी। लम्स को एहसास तब हुआ जब उसके होंठ अपने गले में मौजूद चेन पर महसूस हुए। छोड़े, वो कांपते हाथों से उसके हाथ कमर से हटाते हलकान थी। नींद में मेरा एहसास महसूस करते तुम मुस्कुराती हो और जागते हुए बद मिजाज नहीं मिलाती। इसकी सरगोशी से अपना सुबह बेतरतीब हुलिया याद आया और सुर्ख पड़ते जी भरकर कुड़ी थी और उस बेखबरी से उसका फायदा उठा चुका था। मजीद गोह और अफशानी से बचने के लिए जल्दी से वाशरूम में बंद हुई थी। शावर लेकर 15 मिनट बाद वो निकली थी और नजरें घुमाई। सद शुक्र कि वो नहीं था। अब मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ। वजदान को कमरे में ना पाकर उसने पुरसुकून सा सांस लिया और फिर रेडी होके गिले बाल तोली की जद से आजाद किए। टी पिंक शिफॉन की शर्ट के जिसके गले और बाजों पर नफीस सा काम था और टी पिंक ही कैप्टी थी। वो शीशे के आगे खड़ी थी। डार्क चेक किए थे, ड्रायर कहीं नहीं मिला था। वो झिंझलाए। इसी तरह बाहर अपने रूम में जाकर लाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरी एक भी चीज नहीं है यहाँ, क्या मुसीबत है? शैम्पू भी वो वजदान ही इस्तेमाल करके आई थी। बिला वजह उसकी चीजें आ रहा था। क्या हुआ अब? वो रूम में मुल्हका स्टडी रूम से निकला था, जिसका दरवाजा खुलते ही वो हाँ मुतवज्जा हुई और अंदाजा हुआ कि ये भी कोई जगह है इसके रूम में। अपने पुश्त पर उसे देखा था और रोना नहीं डाला। बताओ क्या ढूंढ रही हो? नरमी से इस्तफसार किया कि ना ड्रायर है ना मेरी कोई चीज। शैम्पू भी आपका यूज किया। मेरी चीजें ला दे मुझे मेरे रूम से। अपना रुख की उसकी तरफ करते हुए तप्पे लहजे में कहा, बाहर इस हुलिया में किसी सूरत नहीं जाना चाहती। वजदान को इसके लहजे का इस्तेहाक पुरसुकून कर गया। रात की निस्बत वो काफी बदली सी लग रही थी और वो पुरसुकून सा था। वो झुका, ड्रायर ड्रेसिंग के लास्ट ड्रायर से उसे निकाल कर दिया और उसका हाथ पकड़े फिर से वार्डरोब के करीब लाया गया था और वार्डरोब के अंदर मौजूद दराज खोला। वो हैरत से तक रही थी। उसकी जरूरत की हर चीज थी। उसे वहां से निकाल कर दी। शैम्पू, कॉस्मेटिक और हर पर्सनल चीज जैसे देखते ही वो कान के लू तक सुरख पड़ी थी। कुछ और चाहिए? उसकी आवाज अपने कान के करीब महसूस हुई थी। नहीं, चंद एक चीजें निकालकर बाकी शर्मिंदा होते फौरन उलटते पलटते दराज में ठोंसते समेटी थी। वजदान ने अपने लब खींचकर मुस्कुराहट जब्त की और उसके आगे झुका और जैसे ही उसकी गर्दन के करीब लब किए और उसको छू गया। सामने मुस्कुराने का रिस्क नहीं ले सकता था। आप पीछे हों। साइड पर करते ही वो कंफ्यूज सी मिरर के आगे गई और अपनी चीजें वहां ड्रेसिंग पर रखी। हेयर ड्रायर का प्लग लगाते बाल खुश्क किए थे। पीछे मुड़ने का रिस्क नहीं ले रही थी। जानती थी कि उसकी नजरें उसी हिसार में लिए शिफॉन के दुपट्टे के साथ ही शदीद बेजारियत हो रही थी। बज़ाहिर वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था मगर वो सोफे पर बैठा और उसकी हर अदा से मुलाहजा कर रहा था। इसी टाइम में 2 दफा दरवाजे में भी नोक हुआ था। सद्दब का नाश्ता के लिए पैगाम आ चुका था और उसकी मौजूदगी में कांपते हाथों से बाल कैचर की गिरफ्त में किए वो जल्दी से तैयार हो रही थी कि देर ना हो जाए। मम्मा 2 दफा आ चुकी थी। पापा प्लीज। वजदान आंखें बंद करें। अपनी झिंझलाते मिरर से देखते अगला हुक्म दिया। सीधे तरीके से क्यों नहीं कह देती रूम से चले जाएं? अपनी पुश्त पर उस शख्स की मौजूदगी वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। नहीं, पहले ही जब्त करके कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। मजीद मेरे लिए सरापा इम्तिहान नहीं बनो। उसकी बंद आंखों को लबों से छुआ था। वजदान उसकी आंखों को बोझल करते उसके एहसास से वो पिघल रही थी। इस बंदे की मौजूदगी सांसें थमने के बराबर थी और कुछ हवास कायम ना रहे थे। और उसका रुख शीशे की तरफ किया और लिपस्टिक लगाओ अगला हुक्म जारी किया। मम्मा मुझे नहीं लगानी। झिंझलाई सी थी। मैं लगाऊं? फिर अपने तरीके से उसकी सांसें कान पर महसूस होते ही मुट्ठी जोर से बंद की और ठीक है फिर लगा रही हूँ। कांपते हाथों से हल्की लिपस्टिक उठाई और होंठों पर लगाई थी। कुछ हास नहीं, चेंज करो। उसका रुख अपनी तरफ किया था। अंगूठा उसके होंठों पर लिपस्टिक तक लेकर जाता है कि वो कदम पीछे हुई। प्लीज यही सही है। उसको अपनी तरफ मुतवज्जो बढ़ता देखकर अभी वो कुछ करता कि फोन रिंग हुआ और हम बोलो। वो फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसने शुक्र अदा किया। फाइक। फोन कान से लगाते ही वो जो दूर जा रही थी उसका हाथ पकड़ते अपने करीब खींचा था। सर, इसका वो नंबर कुछ टाइम पहले ही ऑन था और ठीक, तुम इस पर पूरा ध्यान रखो। बहुत खेल उसने जो है बिल्ली वाली खेलते हैं। अब सजा की बारी है। लम्स को फोन सुनने के बाद उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। चले नीचे। एक नजर उस पर डालते कहा। नीचे आते ही उसे लगा कि सबकी नजरें उस पर है, स्पेशली उसकी फुफ्फो जो अभी भी वहीं पर थी। अभी शादी वाला घर था और खूब गहमा गहमी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही शर्म से पानी पानी हो रही थी।
صدف نے دونوں کی نظر اتاری۔ ناشتہ بے دلی سے کیا۔ وہ صدف سے بات کرنا چاہتی تھی، پورا وقت بے چین سی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ وہاں لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اس کی کزن اس کے پاس آئی۔ کافی نکھری لگ رہی ہو لمس، اتنی لیٹ روم سے کیوں نکلی ہو؟ کیا گفٹ دیا وجدان نے؟ وہ جانتی نظروں سے دیکھتے ایک دم اسے سوال کرتے اس پر چھکے چھڑا گئی تھی، جبکہ وجدان جو کہ سامنے صوفے پر فون استعمال کر رہا تھا اس کے کانوں تک یہ بات گئی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ اسے بالکل بھی نہیں پسند تھا کہ کوئی بھی اس کی پرسنل میں انٹرفیئر کرے۔ جی وہ بھوک لائی تھی، وہ یہاں بیٹھنا غلطی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں نہ دکھاؤ، تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ مجھ سے تو نہ شرماؤ۔ اچھا یہ رنگ دی ہو دی؟ اس کا ہاتھ پکڑے ستائشی نظر سے کہا۔ جی جان چھڑاتے وہ مختصر جواب دے کر مزید جانچ پڑتال سے وہاں سے بہانے سے اٹھنا چاہتی تھی۔ لمس مجھے کچن میں سے کافی لا کر تو دو۔ وہ ایک دم سے اس کو آرڈر کر کے اس کو کچن میں بھیج گئی۔ سکون سانس خارج کی تھی۔ وہ فوری اٹھی اور اس نے اس کی مشکل جو حل کر دی تھی۔ کچن میں آئی تو صدف کی پشت دیکھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ان تک پہنچی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ان کو پیچھے سے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری مما، بہت بری ہوں نا میں آپ کو ہرٹ کیا؟ وہ روتے شرمندگی سے بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری حالت، لیکن مجھے دکھ تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور تمہیں پیدا نہیں کیا مگر پالا میں نے ہی ہے۔ تو کیا میں تمہاری ماں نہیں؟ نہیں مما، آئی ایم ریئلی سوری، آپ میری ماں ہیں۔ بس وہ غصے میں سمجھ نہیں پائی کیا بول گئی۔ اٹس اوکے، بس اب رو کر طبیعت خراب نہیں کرو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے حصے کا بھی سارا پیار آپ اپنی بہو سے ہی کر لیتی ہیں، ناٹ فیئر۔ وہ واپس نہیں گئی تھی، مجبوراً وجدان کو ہی اس کے پیچھے آنا پڑا اور آگے کا منظر دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، مما آپ کا بیٹا جیلس ہو رہا ہے مجھ سے۔ وہ ان کے کان کے قریب اپنی سوچ سے ان کو متعارف کروا رہی تھی۔ مطابق بولی تھی، وہ پہلی بات میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، اور دوسری بات میں تم دونوں سے ہی پیار کرتی ہوں۔ ہاں لمز سے زیادہ، تم سے تھوڑا سا زیادہ کرتی ہوں۔ صدف کے کچن میں جاتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں جیلس ہوتا ہوں جبکہ رات میں میری دوسری شادی کو کوئی اور ہی ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے سے حصار لیتے ہوئے کہا، جی نہیں میں نہیں ہوئی سمجھے۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ریئلی اور اسے کمر سے کھینچتے مزید قریب کیا۔ کیا جی؟ اس کی آنکھوں کی چمک سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی اور چرائی تھی۔ آئی مس یو ہول ڈے سویٹ ہارٹ، ٹیک کیئر یور سیلف، مس یو ٹو، اعتراف کیا۔ اتنا آہستہ تھا کہ بس وہ خود ہی سن سکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر تشنا لب رکھتے اسے اپنے محبت کے حصار میں چھوڑا تھا۔ میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم۔ ایک تو سارے سٹاف کے سامنے اپالوجی پر غصہ تھا اور جو اس نے صرف اپنی اس کے بے ہودہ حرکتوں سے تنگ تھی، اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چونچ اس کے خلاف کھولی تھی جو سارے سٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور وہ 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، سو اسے ماننی پڑی۔ دوسرا اس کے ایلیگل کام منظر عام پر لائی تھی جس سے اسے اس نیوز چینل سے الگ کر دیا گیا تھا، اور تمہاری عزت بھی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولی، انداز جلانے والا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی، رو گی، اور بہت اور چپ کرانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کرو گے؟ مارو گے؟ کڈنیپ کرو گے؟ بتاؤ۔ سینے پر بازو لپیٹتے پوچھا۔ نہیں اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی تو اندازہ ہوگا تمہیں تکلیف کا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی اور وہ اس کو حباست سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ ابھی بھی پر اعتماد ظاہر کر رہی تھی مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد بھی کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تفتیش میں مبتلا کیے تھا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلاؤ گے؟ وہی گھسی پیٹی ایسڈ پھینکنا؟ مطلب یار حد نہیں ہے یہ، بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم لوگ مرد ایسی اونچی حرکتیں کرتے؟ وہ حیران ہوئی تھی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر، اور ابھی بھی وہ اس کے نقطہ نظر پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس کے دماغ میں کیا ہے۔ شٹ یہ ٹریفک بھی ابھی جام ہونی تھی۔ فائی کسی اور راستے کو ٹرن کرو، ڈرائیو فائی کر رہا تھا، پر سر وہ تو گلیوں کا راستہ ہے ہی بچتا ہے۔ اوکے لے لو تم کسی گلی میں ٹرن، وہاں پھر سے کسی روڈ پر لے لینا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے ہی کہا تھا۔ وہ بندہ اس کی پہنچ سے آگے بھی نکل چکا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہا تھا، یا اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جو اسے پہلے ہی آگاہ کرتا تھا؟ یہ سوچ کر اس کے ذہن موف ہو رہا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع ہونے سے پہلے
पहले चीहो पुकार की आवाज़ वो चौंकी। वो तेजी से अपने घर की गली के अंदर रूनी जानी बढ़ी थी। वो सख्ते की कैफियत में घर के बाहर खड़ी जो बुरी तरह आग की लपेट में था। लोगों का शोर वो मौप होते ही दिमाग से आग के भड़कते शोले ही देख रही थी। ये सब कैसे? आज जब घर जाऊंगी ना तो अंदाजा होगा। कोई आग बुझा दो वरना हमारे घर भी जल जाएंगे। लोगों का शोर सुनते ही वो होश में आई। गरीनी वो हज़ियानी अंदाज में चीखते ही घर के अंदर जाने को पड़ी थी जब दो औरतें उसे अंदर जाने से रोक रही थी। तुम्हें छोड़ो मुझे, मेरी गरीनी अंदर है, वो चीखती अपना आप छुड़वा रही थी। नहीं बहन, मरना तो तुम देख रही हो ना आग कैसे फैली है। फायर ब्रिगेडियर वहां पहुंचते थे। आग बहुत बुरी तरह लगी थी जिसने पूरा घर अपनी लपेट में लिया था, मगर काफी हद तक वो बुझाने में कामयाब थे। छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो। वो अपना आप छुड़वाते हुए बुरी तरह चीख रही थी और जमीन कदमों तले से कैसे निकलती है इसका अंदाजा अब हुआ था। क्या हुआ फाइक सर? पता नहीं, लोगों का रश है आगे। गली की नुक्कड़ पर गाड़ी रोकते ही वो उतरा था। सुनो, क्या हुआ? यहाँ आग लगी है घर में, अंदर कोई है? कुछ लोगों से पूछता जब वो सामने मौजूद लड़की को देखकर हैरत में मुब्तला हुआ। छोड़ो मुझे, वो रोते चीख रही थी। मरजम जेरे लब दोहराते वो उसकी तरफ बढ़ा। कौन है अंदर? मरजम वो परेशानी से गोया हुआ। ग्रीनी अंदर है, अंदर आग लगी हुई है। वो सरस से पलटी थी। वजदान आंसुओं की रवानी में उसे देखी बोली, मेरी ग्रीनी अंदर है, मुझे नहीं जाने दे रहे ये लोग, प्लीज इनसे कहो कि मुझे जाने दें। वो अपना आप छुड़वा रही थी। तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। वो जानता था कि अंदर जाना खतरे से हाल ही नहीं है। इसे दिलासा तो दे दिया था मगर अंदर की सूरत हाल नाकाबिले तशवीश थी। वो शर्ट के बाजू फोड़ कर रहा था और फायर ब्रिगेडियर ने फ्रंट हिस्से की आग बुझा दी थी। वो हैरान था कि लोगों पर जो शोर शराबा डालने में मसरूफ थे मगर इंसानियत की परवाह जरा बराबर नहीं थी इन्हें। वो अंदर बढ़ा था और वो ग्रीनी की तरफ वो पीछे ही लपकी थी। सब्र कहाँ था? धुएं में सारा घर भरा था। बाहर ही रहो तुम्हें निकालूंगा। और या इन्हें वजदान ने सख्त लहजे में कहा, ग्रीनी आप ठीक हो? आप एक डर खौफ था। वो चीखना चाह रही थी मगर आवाज हलक से बरामद कब हुई थी। आग के अलावा तो कम था, घर छोटा ही था, इसे तगदो नहीं करनी पड़ी थी। खांसते खांसते वो लाउंज से होते दो बने कमरों में गया था और आग अंदरूनी हिस्से में लगी थी मगर काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं। वो इसे कई नज़रों से नहीं आई थी। जब लाउंज में ज़मीन पर पड़ी थी और उन्हें सीधा किया मुश्किल बाहर लाते लाते फौरी एम्बुलेंस को कॉल की थी। वो हॉस्पिटल थी और आंसू तो तवातर बह रहे थे। मुराद भी वजदान के बुलाने पर वहीं आ गया था। मरजम पानी। मुराद ने बोतल उसकी तरफ बढ़ाई थी। रोते हाथ दूर की करते नफी में गर्दन हिलाई। आज एहसास हुआ था जिंदगी की रोशनियों में रिश्तों में कितनी कमी थी और उसे अगर ये लोग भी ना होते तो वो क्या करती। डॉक्टर के बाहर आने से उनकी तरफ मतवज्जो हुई थी। देखें, झूठ नहीं बोलेंगी, पेशेंट के चांसेस कम हैं और उनकी बॉडी की 60% से हिस्सा जल चुका है। वो वजदान को बता रही थी जब वो पास बढ़ी। डॉक्टर प्लीज सेव हर, प्लीज डॉक्टर मेरा वाहिद सहारा है, इनके बगैर नहीं जी सकती, प्लीज डॉक्टर। वो होप के जेरे असर होते हुए कह रही थी, देखिए हम झूठी तसल्ली नहीं दे सकते, इनके लंग्स धुएं से बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं और इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। सांस नहीं आ रही, वो वेंटिलेटर पर हैं। आगे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। एक तल्ख सच्चाई से रोशनास कराते वो चलेगी और वो वहीं ढह गई थी। मरजम संभालो खुद को, वजदान ने सहारा दिया। बिल्कुल उजड़े से हाल में थी। वजदान डॉक्टर से डिस्कस करने उनके रूम में गया था। आप में से मरजम कौन है? जी। नर्स बाहर आते ही कॉरिडोर की सुनसान जगह पर उसकी आवाज़ से वो खौफजदा हुई थी। पेशेंट मिलना चाहती हैं आपसे। वो उसे हलता न देखकर मुराद ने कहा जो उसके करीब आया, और जाओ। वो आंसू पर जब्त किए बड़ी थी, बेसाख्ता अपनी चीख का गला घोंटा सफेद चादर से कवर थी। वो चेहरे का बाया हिस्सा सारा झुलसा था। मशीनों में उनका कमजोर सा वजूद झगड़ा था। ग्रीनी जब्त के बंधन खोते ही वो रोई थी, मम्मा मरजम जी। वो रोते हुए मुतवज्जो हुई, इन्हें नहीं हटाएं प्लीज, ऑक्सीजन मास्क दोबारा लगा लें या ख्याल रखना अपना, मम्मा माफ़ कर दें। वो एकदम से उनसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे माफ़ कर दें आप, माफ़ बहुत बुरी होना, मैं मेरी वजह से हुआ सब, ये मैं ही जिम्मेदार हूँ सब की, ग्रीनी नहीं। खुदारा मुझे माफ़ कर दें, मैं जिम्मेदार हूँ। वो रोते बेरब्त जुमले बोल रही थी। मुराद अंदर आया था और अंदर नजर आते ही मंजर उसे तोड़ा था। अभी कल तो उसने उनसे इतनी लंबी बात हुई थी और वो उसे मनाने
منائے شادی کے لیے اس سے سارا ساتھ دینے کو بھی تیار تھا، اور آج اس حال میں اسے محبت کا یقین دلانے والا تھا اور اسے منانے والا تھا۔ مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ایک دم اتنا بڑا سب کیا تھا۔ وہ دروازے کے کنارے پر ٹکا تھا۔ ماما میری صرف اب بات سنو، شاید وقت تھوڑا ہے اور نصیحت زیادہ۔ وہ تکلیف میں تھی اور آنسو چہرے کے نقوش اور اندازہ لگا رہی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں، پر ایسے نہیں بولیں یار، گرینی خیال کرے میرا کیا ہوگا؟ وہ روتے بول رہی تھی۔ میری بات مانو گی؟ جی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ ششدر رہ گئی۔ اسے